समस्तीपुर के कल्याणपुर प्रखंड में बागमती नदी का कहर ऐसा टूटा है कि कई गांव का संपर्क मुख्यालय से टूट चुका है। लोगों ने एक ऊंचे स्कूल की इमारत पर ठिकाना बनाया है, लेकिन स्कूल के आसपास भी बाढ़ का पानी भर गया है, जिससे वहां ठहरे लोगों को खतरा पैदा हो गया है। यहां कई गांव पानी में डूब गए हैं। गोपालगंज में सारण तटबंध टूट जाने की वजह से बरौली प्रखंड के कई गांव में 7 से 8 फीट पानी भर गया है। कोई रस्सी के सहारे जान बचाने के लिए भाग रहा है, तो कोई नाव की मदद से ऊंचे स्थान पर जाने के लिए निकल पड़ा है। एक बूढ़ी महिला भी बाढ़ में फंस गई, जिन्हें आज तक की टीम ने बाहर निकालने में मदद की। मुजफ्फरपुर जिले में गंडक नदी ने भारी तबाही मचाई है। यहाँ मिठनपुरा और माधवपुर गांव में बाढ़ का पानी घुस गया है। यहाँ के दर्जनों गांव में कमर तक पानी भर चुका है। घर बार, खेत खलिहान सब बाढ़ ले चुकी है। सैकड़ों लोग नाव से NH57 की तरफ जा रहे हैं, जो कि ऊंचाई वाला इलाका है। बिहार के 12 जिले बाढ़ प्रभावित हैं और करीब 10 लाख आबादी पर बाढ़ ने असर डाला है। मोतिहारी में बाढ़ में जलमग्न एक महिला ने NDRF की नाव पर ही नवजात बेटी को जन्म दिया। उन्हें प्रसव पीड़ा की सूचना पर NDRF टीम लेने पहुंची थी, लेकिन गंडक के कहर के चलते पहुंचने में वक्त लगा और फिर अस्पताल पहुंचने से पहले ही बच्ची का जन्म हो गया। गनीमत है कि अब अस्पताल में दोनों स्वस्थ हैं। असम के बारपेटा जिले में रविवार को NDRF ने रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया। करीब 2600 लोगों को बाढ़ से बचाया गया। पूरे असम में 2409 गांव बाढ़ से प्रभावित हैं। करीब 24,58,000 की आबादी बाढ़ की चपेट में है। अब तक 120 लोगों की मौत हुई है। 97 लोग बाढ़ से मारे गए हैं, जबकि 23 की मौत लैंडस्लाइड की वजह से हुई है। राज्य में 564 रिलीफ कैंप में 50,000 के करीब लोगों को रखा गया है। असम का गोलापारा जिला बाढ़ से सबसे ज्यादा प्रभावित है। बिहार के कई जिलों में भीषण बाढ़ का कहर जारी है। मुजफ्फरपुर में एक युवक बाढ़ की तेज धार में बाइक के साथ बह गए। मौके पर मौजूद ग्रामीणों ने कड़ी मशक्कत के बाद युवक को बाहर निकाला। दरअसल सरपंच पति टुनटुन मिश्रा ने बताया कि वो अपने पंचायत के मछुआरा गांव के एक युवक की सड़क हादसे में मौत के बाद परिवार को सरकारी सहायता दिलवाने गए थे। इस बीच कांटा मलाही के पास टूटी सड़क पर पानी की तेज धार में बह गए। उत्तराखंड के उधम सिंह नगर में भारी बारिश में 3 भारी भरकम ट्रैक्टर ट्रॉली बह गई। पानी का बहाव इतना तेज था कि ट्रैक्टर को भी अपने साथ ले गया। यहाँ कैलाश नदी का जलस्तर अचानक बढ़ गया, जिससे खनन में लगे 3 ट्रैक्टर तेज बहाव में फंस गए। किसी तरह ट्रैक्टर में सवार लोगों ने अपनी जान बचाई। स्थानीय लोगों का आरोप है कि यहाँ अवैध खनन हो रहा था। ओडिशा के केंद्रपाड़ा में एक दर्दनाक हादसा हुआ। 15 साल के बच्चे पर मगरमच्छ ने हमला कर दिया। मगरमच्छ बच्चे को नदी में खींच ले गया। रुद्रा नाम का लड़का नदी में नहाने गया था। कई घंटों के सर्च ऑपरेशन के बाद बच्चे का शव मिला। दिल्ली में ट्रैफिक ACP की मौत को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। हादसा रात के करीब 8 बजे रजोखरी फ्लाईओवर के पास हुआ। उस वक्त रात के करीब 8 बज रहे थे। ट्रैफिक पुलिस में तैनात ACP संकेत कौशिक NH8 पर पैदल जा रहे थे। उनसे थोड़ा पीछे उनकी सरकारी जिप्सी भी आ रही थी। तभी एक तेज रफ्तार किसी बड़े वाहन ने ACP संकेत कौशिक को पीछे से जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि संकेत कौशिक उछलकर सड़क के बीच के डिवाइडर में फंस गए। जानकारी के मुताबिक जिस तरह से यह हादसा हुआ है, उससे पुलिस को लग रहा है कि गुरुग्राम की तरफ से आ रहे किसी भारी वाहन ने उन्हें टक्कर मारी और मौके से फरार हो गया। हादसे के बाद सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर गाड़ी होने के बावजूद ACP इतने बिजी सड़क पर पैदल क्यों जा रहे थे। कानपुर देहात इलाके में भी अपहरण का मामला सामने आया है। ब्रजेश पाल नाम का युवक 17 जुलाई को अपने धर्म कांटा से गायब हो गया था। घर वालों के पास दूसरे दिन किसी अपहरणकर्ता का फोन आया, जिसने 20 लाख की फिरौती का इंतजाम करने को कहा। फोन करने वाले ने दावा किया है कि ब्रजेश हमारे पास है, तुम 20 लाख का इंतजाम कर लो। फिरौती का ऑडियो वायरल हो गया है। लापता युवक का अब तक कोई सुराग नहीं मिला है। गुजरात के राजकोट में बाइक और कार के बीच टक्कर का वीडियो सामने आया है। कार चालक अपनी कार में आगे मोबाइल लगाकर कार चला रहा था। इसी बीच अचानक एक बाइक सवार अपनी पत्नी के साथ सड़क को क्रॉस करने लगा। तभी कार चालक उसे टकरा गया। दिल्ली से सटे ग्रेटर नोएडा में दिल्ली पुलिस की गाड़ी चला रहे ड्राइवर ने लापरवाही से 2 भाइयों को कुचल दिया, जिसमें से इलाज के दौरान एक की मौत हो गई। युवक की मौत के बाद परिजनों ने लाश लेने से मना कर दिया और अस्पताल में जमकर हंगामा किया।
लखनऊ में पुलिस ने 9 घंटे के भीतर गायब हुई 8 साल की मूक बधिर बच्ची को ढूंढ निकाला। पूरे ऑपरेशन की कमान लखनऊ के पुलिस कमिश्नर सुजीत पांडे ने खुद संभाली। सीसीटीवी और लोकल पुलिस टीम की मदद से मेडिकल कॉलेज के बाहरी परिसर से बच्ची को बरामद किया गया। फर्रुखाबाद में बीच सड़क पर 2 गुटों में जमकर लाठी डंडे चले। दोनों गुटों में भिड़ंत मकान निर्माण को लेकर हुई। बवाल के बाद वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस एक्शन में आई और दोनों गुटों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया। देवरिया में जमीनी विवाद में 2 गुटों में मारपीट का वीडियो वायरल हो रहा है। वीडियो में महिलाओं और पुरुषों के बीच मारपीट हो रही है। वारदात 23 जुलाई का बताया जा रहा है। राजस्थान के अलवर में दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई। खनन माफियाओं ने पेट्रोलिंग कर रहे बॉर्डर होम गार्ड के जवान को कुचल कर मार दिया। वारदात उस वक्त हुई जब होम गार्ड ने सरिस्का इलाके में अवैध खनन कर रहे 2 ट्रैक्टर ड्राइवरों को रोकने की कोशिश की। राजस्थान के अलवर में हत्या के मामले में फरार चल रहे आरोपी की संदिग्ध अवस्था में गोली लगने से मौत हो गई। मृतक के हाथ में देशी कट्टा और पास से एक खोल मिला है। पुलिस आत्महत्या और हत्या दोनों एंगल से जांच करने की बात कह रही है। सहारनपुर में पुलिस और हथियार तस्करों के बीच मुठभेड़ हुई। तस्करों ने पुलिस टीम पर कई राउंड फायरिंग की। पुलिस ने जवाबी कार्रवाई करते हुए 3 हथियार तस्करों को गिरफ्तार किया। वडोदरा में आधी रात को हाई वोल्टेज ड्रामा हुआ। कोरोना संदिग्ध मरीज का सिटी स्कैन करवाने आई एम्बुलेंस का लोगों ने रास्ता रोक दिया। पुलिस ने लोगों को समझाने की कोशिश की, लेकिन बात नहीं बनी तो 13 लोगों को गिरफ्तार किया गया। बिहार के औरंगाबाद में 2 गांवों के बीच में शव जलाने को लेकर जोरदार बवाल हुआ। गांव वालों के बीच हिंसक झड़प में 11 लोग घायल हो गए और पुलिस पर पथराव में थानेदार समेत 3 पुलिसकर्मियों को भी चोट आई। दिल्ली से सटे फरीदाबाद में बदमाशों ने घर में घुसकर एक महिला की तेजधार हथियार से हत्या कर दी। 22 साल की भारती की शादी हो चुकी थी और वो 2-3 दिन पहले ही फरीदाबाद में अपने माँ बाप के पास रहने के लिए आई थी। परिजनों की माने तो महिला अपनी 3 बहनों के साथ सो रही थी, तभी 3 युवकों ने घर में घुसकर वारदात को अंजाम दिया। छत्तीसगढ़ के सुकमा में सुरक्षा एजेंसियों ने नक्सलियों की बड़ी साजिश नाकाम कर दी। पुलिस जवानों को नुकसान पहुंचाने के लिए नक्सलियों ने 3 किलो का 2 आईडी बम लगाया था, जिसे जवानों ने निष्क्रिय कर दिया। यूपी में बार बार अपराधी कानून व्यवस्था का मखौल उड़ा रहे हैं। अब कासगंज में ताबड़तोड़ गोलियां चलाकर 3 लोगों का कत्ल कर दिया गया। 2 और लोग भी बुरी तरह से घायल हो गए। जानकारी के मुताबिक सोरो इलाके में कुछ साल पहले हॉरर किलिंग हुई थी। उसी के बाद से 2 पक्षों में रंजिश चल रही थी। रविवार को एक पक्ष ने दूसरे पर धावा बोल दिया और ताबड़तोड़ गोलियां चलाकर 3 लोगों का कत्ल कर दिया। पुलिस ने आधा दर्जन लोगों को शक के आधार पर पकड़ा है। खुद अलीगढ़ के डीआईजी ने मौके पर जाकर पड़ताल की। उधर समाजवादी पार्टी ने इस घटना को लेकर एक बार फिर योगी सरकार को निशाने पर लिया। अखिलेश यादव ने कहा कि लगता है कि प्रदेश की बागडोर सरकार के हाथ से निकलकर अपराधियों के हाथ में चली गई है। फतेहाबाद में हनी ट्रैप में फंसाकर एक पुलिस जवान से महिला ने 1 लाख रुपए ठग लिए। पुलिस ने 50,000 रिश्वत की रकम के साथ महिला को रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी महिला पर आरोप है कि उसने 2 लाख रुपए की डिमांड की थी। सिपाही से उसकी जान पहचान कोर्ट में हुई थी। दोनों करीब 1.5 साल से एक दूसरे के संपर्क में थे। यूपी में अपराधी बेलगाम हैं। अलीगढ़ में सिविल लाइन थाने के सामने एक युवक को बाइक सवार बदमाशों ने गोली मार दी। युवक को फौरन जेएन अस्पताल ले जाया गया, लेकिन वहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। युवक दिल्ली में नौकरी करता था, लेकिन बहन के इलाज के सिलसिले में अलीगढ़ आया था। पुलिस ने आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज चेक किए हैं और जल्द ही आरोपियों को पकड़ने का दावा कर रही है। झालावाड़ में पुलिस कस्टडी में युवक की मौत के मामले में खानपुर थाने के 20 पुलिसकर्मियों को लाइन हाजिर कर दिया गया है। थानेदार को पहले ही सस्पेंड किया जा चुका है। पुलिस अधीक्षक ने मामले की न्यायिक जांच के आदेश दे दिए हैं। एक युवक राजेश को पुलिस अवैध हथियार रखने के आरोप में पूछताछ के लिए थाने लाई थी, जहां उसकी हालत बिगड़ गई। पुलिस उसे अस्पताल लेकर गई, जहां उसकी मौत हो गई थी। इंदौर में 2 महिलाओं की पिटाई का वीडियो वायरल हो रहा है। पिटाई के दौरान एक महिला बेहोश होकर गिर पड़ी थी। जांच में पता चला है कि महिला समूह लोन का काम करती है।
कुछ गुंडों ने अवैध उगाही के लिए महिलाओं पर हमला किया। उन्हें विद्या विजय स्कूल के सामने पीटा, जहां ग्रुप की महिलाएं आपस में बात कर रही थीं। आरोपियों ने महिला का मोबाइल तोड़ दिया था और पैसे भी छीन लिए थे। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में पुलिस और सेना की संयुक्त टीम ने आतंकियों के 3 मददगार को गिरफ्तार किए हैं। उनके कब्जे से एक AK-56, 2 पिस्टल, 20 ग्रेनेड और 10 किलो नशीला पदार्थ बरामद किया गया है। पुलिस और सेना की टीम इनसे कड़ी पूछताछ कर रही है। खुफिया सूचना पर साधना के पास नाका लगाकर इन्हें दबोचा गया। तीनों की पहचान अमीन शेख, बशीर अहमद और बशीर शेख के रूप में हुई है। तीनों आतंकियों को हथियार सप्लाई करते थे। कांग्रेस राजस्थान विवाद को अब राष्ट्रीय मुद्दा बनाने के लिए तैयार है। आज कांग्रेस पूरे देश के राजभवन को घेरने जा रही है। इस विरोध प्रदर्शन में मोदी सरकार पर सीधा हमला करने की कोशिश है। कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी लोकतंत्र की हत्या कर रही है। पूरे देश के कांग्रेस के कार्यकर्ता हर राज्य के अंदर राज्यपाल भवन पे प्रदर्शन करके केंद्र सरकार से कहेंगे कि यहाँ पर कि राजभवन यहाँ पर फटाफट विधानसभा का सत्र बुलाए। राजस्थान को लेकर प्रियंका गांधी ने मोदी सरकार पर हमला किया। प्रियंका ने ट्वीट कर कहा कि जनता जवाब देगी। वहीं गहलोत सरकार में मंत्री प्रताप सिंह खचरियावास ने राज्यपाल कलराज मिश्रा को बीजेपी का एजेंट कह दिया। सीएम अशोक गहलोत विधानसभा सत्र बुलाने पर अड़े हुए हैं। कैबिनेट की मीटिंग में विधानसभा सत्र को 31 जुलाई तक बुलाने का प्रस्ताव पास हुआ, जिसे राज्यपाल को भेज दिया गया है। प्रस्ताव में कोविड और 6 बिल को पास करने की बात कही गई है। वहीं बहुमत परीक्षण का कोई भी जिक्र नहीं किया गया है। गहलोत सरकार के रवैये को लेकर राज्यपाल कलराज मिश्रा सख्त नजर आ रहे हैं। कलराज मिश्रा ने आला अधिकारियों के साथ बैठक की, जिसमें आगे के एक्शन को लेकर माथापच्ची की गई। वहीं बीजेपी ने भी एक बार फिर राज्यपाल का बचाव किया। राजस्थान में स्पीकर के नोटिस को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है। स्पीकर ने पायलट समेत कांग्रेस के 19 विधायकों की सदस्यता रद्द करने का नोटिस दिया था। हालांकि हाईकोर्ट ने नोटिस पर रोक लगा दी थी। प्रधानमंत्री मोदी आज 3 हाईटेक कोरोना टेस्टिंग लैब का उद्घाटन करेंगे। ये लैब नोएडा, मुंबई और कोलकाता में कोरोना टेस्टिंग को बढ़ाएगी। आज शाम 4:30 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए प्रधानमंत्री उद्घाटन करेंगे। ये तीनों लैब ICMR की है। यहाँ एक दिन में 10,000 टेस्ट मुमकिन हो पाएंगे। कोरोना के अलावा यहाँ बाकी बीमारियों की जांच की भी सुविधा होगी। कार्यक्रम में तीनों राज्यों के मुख्यमंत्री भी शामिल होंगे। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल यानी CRPF का आज 82वां स्थापना दिवस है। सुबह 10 बजे से 11 बजे के बीच CRPF के शहीद जवानों को श्रद्धांजलि दी जाएगी। उनकी बहादुरी को नमन किया जाएगा। कार्यक्रम में गृह मंत्री अमित शाह चीफ गेस्ट होंगे। राजस्थान में भी प्लाज्मा थेरेपी से कोरोना मरीजों का इलाज किया जाएगा। कोरोना पर समीक्षा बैठक में अशोक गहलोत ने ये फैसला लिया। सरकार की ओर से जीवन रक्षक इंजेक्शन भी उपलब्ध कराए जाएंगे। प्लाज्मा डोनेशन को बढ़ावा देने के लिए अभियान भी चलाया जाएगा। जयपुर के अलावा जोधपुर, कोटा में भी प्लाज्मा थेरेपी शुरू कर दी गई है। आज भारत की ओर से बांग्लादेश को बड़ा तोहफा दिया जाएगा। बांग्लादेश को ब्रॉडगेट की 10 लोकोमोटिव रेल इंजन सौंपे जाएंगे। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कार्यक्रम में विदेश मंत्री, रेल मंत्री के अलावा विदेश सचिव और रेलवे बोर्ड के चेयरमैन शामिल होंगे। बांग्लादेश की तरफ से विदेश मंत्री, रेल मंत्री भी कार्यक्रम का हिस्सा होंगे। पश्चिम बंगाल के नादिया जिले के गेडे स्टेशन से रेल इंजनों को रवाना किया जाएगा। सावन महीने का आज चौथा सोमवार है। आज भी उज्जैन के महाकाल दरबार में बाबा की भस्म आरती की गई। हर सोमवार की तरह इस बार भी बिना श्रद्धालुओं के बाबा भोलेनाथ की आरती की गई। कोरोना के चलते भस्म आरती में श्रद्धालुओं की एंट्री बैन है। आम दर्शन के लिए भी प्री बुकिंग के आधार पर प्रशासन ने व्यवस्था की है। आज सावन के चौथे सोमवार पर करीब 2:30 बजे गर्भगृह के कपाट खोले गए। पट खोलने के बाद पंचामृत अभिषेक और पूजन किया गया। इसके बाद विधि विधान के साथ भस्मारती की गई। उज्जैन के साथ दिल्ली और मेरठ में भी सोमवार को मंदिरों में पूजा अर्चना की गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात में करगिलों के शहीदों को श्रद्धांजलि दी और पाकिस्तान पर करारा वार किया।
उन्होंने कहा कि पाकिस्तान ने पीठ में छुरा घोंपा था और बिना वजह दुश्मनी करना दुष्टों का स्वभाव है। भारत की मित्रता के जवाब में पाकिस्तान द्वारा पीठ में छुरा घोंपने की कोशिश हुई थी, लेकिन उसके बाद भारत की वीर सेना ने जो पराक्रम दिखाया, भारत ने अपनी जो ताकत दिखाई, उसे पूरी दुनिया ने देखा। आप कल्पना कर सकते हैं, ऊंचे पहाड़ों पर बैठा हुआ दुश्मन और नीचे से लड़ रही हमारी सेनाएं, हमारे वीर जवान, लेकिन जीत पहाड़ की ऊंचाई की नहीं, भारत की सेनाओं के ऊंचे हौसले और सच्ची वीरता की हुई। करगिल विजय दिवस पर पूरे देश में शहीदों को श्रद्धांजलि दी गई। इस मौके पर वाराणसी में दशाश्वमेध घाट पर न केवल विशेष आरती हुई, बल्कि 501 दिए जलाकर शहीदों को याद किया गया। सिलचर के अस्पताल में कोरोना मरीजों ने शहीदों को श्रद्धांजलि दी। कोविड वार्ड में सभी कोरोना संक्रमितों ने पीपीई किट पहने डॉक्टरों के साथ मिलकर देशभक्ति संगीत गाया। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान कोरोना पॉजिटिव हैं और भोपाल के प्राइवेट अस्पताल में भर्ती हैं। सीएम के निजी अस्पताल में भर्ती होने को लेकर सियासत शुरू हो गई है। कांग्रेस ने सवाल दागे हैं और पूछा है कि क्या सरकार को सरकारी अस्पतालों पर भरोसा नहीं है। ये निश्चित तौर पर सवाल उठते हैं कि हमारा हमीदिया अस्पताल मध्य प्रदेश का एक बहुत बड़ा अस्पताल है, सरकारी अस्पताल है। मैं समझता हूँ मुख्यमंत्री जब कोरोना पॉजिटिव हुए, जब सैकड़ों की तादाद में हमीदिया अस्पताल में कोरोना पॉजिटिव पेशेंट्स एडमिट हैं, तो एक संदेश जाता कि हमारे जो शासकीय अस्पताल में बहुत अच्छी फैसिलिटी है और लोगों का अच्छा ट्रीटमेंट होता है, अगर वो वहाँ एडमिट होकर अपना ट्रीटमेंट कर रहे हैं। अस्पताल में भर्ती होने के बाद भी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान एक्शन में हैं। उन्होंने अस्पताल से ही अधिकारियों की बैठक ली और कोरोना के हालात को लेकर चर्चा की। बीजेपी सांसद साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर एक बार फिर अपने बयान को लेकर कांग्रेस के निशाने पर हैं। उन्होंने कोरोना से मुक्ति के लिए अपने संसदीय क्षेत्र में लोगों से हनुमान चालीसा का पाठ करने की अपील की है। एक प्रयास करें और वह प्रयास आध्यात्मिक प्रयास होगा कि हम सबको कोरोना से मुक्ति मिले, और वह प्रयास है कि हम आज 25 जुलाई से लेकर के और 5 अगस्त तक हनुमान चालीसा का पाठ शाम 7 बजे 5 बार करेंगे। आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव का कोरोना टेस्ट नेगेटिव आया है। लालू और उनके 3 सहयोगियों में कोरोना के लक्षण के बाद सैंपल लिए गए थे। अब रिपोर्ट नेगेटिव आने के बाद लालू के डॉक्टरों ने राहत की सांस ली है। संभल सांसद के बाद अब मुरादाबाद के समाजवादी पार्टी के विधायक ने ईद पर लॉकडाउन हटाने की मांग की है। हाजी इकराम कुरैशी ने कहा है कि अगर लॉकडाउन नहीं हटा तो मुसलमान कुर्बानी कैसे दे पाएंगे। हरियाणा में बड़ोदरा उपचुनाव को लेकर सियासत गर्मा गई है। कांग्रेस ने खट्टर सरकार पर निशाना साधते हुए कहा है कि किसानों की हालत बेहद खराब हो चुकी है। दीपेंद्र हुड्डा ने सरकार पर सरकारी तंत्र के दुरुपयोग का आरोप लगाया। राम जन्मभूमि के शिलान्यास और भूमि पूजन के सपने को साकार करने के लिए 5 अगस्त को सिर्फ 32 सेकंड के वक्त को सर्वोत्तम माना जा रहा है। ज्योतिष विद्या का भीष्म पितामह कहे जाने वाले पंडित गणेश्वर शास्त्री द्राविड़ के हाथों राम जन्मभूमि के शिलान्यास के वक्त को लेकर कुंडली बनाई गई। कुंडली के मुताबिक 5 अगस्त को 32 सेकंड का वक्त 12:44 और 8 सेकंड से शुरू होकर 12:44 40 सेकंड तक के बीच में है। अयोध्या में भूमि पूजन की तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। मंदिर निर्माण के लिए जिन पत्थरों का उपयोग किया जाएगा वो अयोध्या के कार्यशाला में तराशे जा रहे हैं। पहले से जो पत्थर तराशे हुए हैं उनकी सफाई जारी है। अन्नू भाई सोमपुरा के नेतृत्व में पत्थरों की कटाई, सफाई एवं नक्काशी का कार्य जारी है। मंदिर में पत्थर के साथ साथ सोना, चांदी, तांबा, लकड़ी आदि का प्रयोग किया जाएगा। लकड़ी का प्रयोग मुख्यतः दरवाजों के लिए किया जाएगा। सोना और चांदी गर्भगृह के दरवाजे से लेकर अन्य दरवाजे में किया जाएगा। इस बीच राम के नगरी के विकास और सौंदर्यीकरण का काम तेज हो गया है। अयोध्या बाईपास पर निर्माण कार्य के लिए 40 करोड़ रुपए की राशि तय की गई है।
अयोध्या में राम मंदिर के भूमि पूजन के लिए देश की अलग अलग नदियों के जल और मिट्टी पहुंचाने की प्रक्रिया जारी है। बीरभूम अजय नदी के जल एवं मिट्टी को अयोध्या भेजा गया है। बैतूल से राम मंदिर भूमि पूजन के लिए ताप्ती का जल मिट्टी अयोध्या के लिए रवाना किया गया है। अयोध्या में भूमि पूजन के लिए भगवान राम के कई भक्त भी मौजूद रहेंगे, जिसमें रायपुर के फैयाज भी हैं। फैयाज रायपुर से अयोध्या के लिए निकले हैं और फिलहाल मध्य प्रदेश के अनूपपुर में हैं। देश में कोरोना का आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। पिछले 24 घंटे में कोरोना मरीजों की संख्या में 48,600 से ज्यादा का इजाफा हुआ है, जिससे देश में संक्रमितों की संख्या 13,85,000 के पार पहुंच गई। वहीं 24 घंटे में 705 लोगों की मौत के साथ मरने वालों का आंकड़ा 32,000 के पार पहुंच गया है। संक्रमण के मामले में महाराष्ट्र अब भी नंबर 1 है। सूबे में 24 घंटे में 24,000 से ज्यादा नए मामले सामने आए, जिसके बाद कुल संक्रमितों की संख्या 3,63,000 से ज्यादा हो गई। तमिलनाडु में कोरोना मरीजों की संख्या 2,06,000 के पार पहुंच गई। वहीं दिल्ली में कोरोना मरीजों की संख्या 1,30,000 के करीब है। अनलॉक 3 को लेकर माथापच्ची शुरू हो चुकी है। सूत्रों के मुताबिक एसओपी तैयार किए जा रहे हैं। बताया जा रहा है कि अनलॉक 3 में शर्तों के साथ सिनेमा घरों को खोलने की इजाजत दे दी जाएगी। जिम को खोलने की भी इजाजत दी जा सकती है, लेकिन स्कूल बंद रहेंगे और फिलहाल मेट्रो सेवा भी ठप रहेगी। अनलॉक 3 की शुरुआत 1 अगस्त से हो जाएगी।